बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो वीडियो है ये काफ़ी लेंथी होने वाली है। पहले मैं बता दूँ और क्लियर करूँ। उसकी वजह यह है कि अभी एक स्टूडेंट ने मुझे ये कहा है कि अलजबरा जो है वो समझ नहीं आती, यानी अलजबरा जो है मुश्किल लगता है उसको, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेहतर नहीं होती। तो दोबारा सिर्फ अलजबरा पे जो है वो एक मुकम्मल वीडियो बनाई जाए, एक सीरीज़ बनाई जाए, जिससे जिससे जितना भी 8th क्लास तक का अलजबरा है वो उसमें कवर हो जाए। तो मेरी कोशिश होगी कि ये एक सीरीज़ या एक वीडियो इतनी लंबी हो या एक सीरीज़ की तरह इसको हम बना के तो अपलोड किया जाए इसको, कि जो बच्चा इस सीरीज़ को देख ले उसको अलजबरा की जो बेसिक्स हैं या जो बुनियादी चीज़ें 8th क्लास तक यूज़ होती हैं वो सारी की सारी उसको समझ में आ जाएं। ये जो अलजबरा का चैप्टर है इसके बारे में सबसे पहले बताया गया है 6th क्लास में, यानी जो जिनको मैं फ़ॉलो कर रहा हूँ, यानी जिन बुक्स को PTB यानी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, उसमें जो है वो 6th क्लास में 2 चैप्टर्स हैं, यानी चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9। इसी तरह 7th क्लास में बी अलजबरा के 2 चैप्टर्स हैं, वो हैं वहाँ पे भी 8 एंड 9 चैप्टर्स हैं। और जो क्लास 8th है इसमें B2 चैप्टर्स हैं, लेकिन वो डिफरेंट हो जाते हैं, यानी 5 एंड 6। ये वाले टोटल हमने 6 चैप्टर्स जो हैं वो इस एक वीडियो में कवर करने हैं इंशाल्लाह। यानी 6 क्लास से स्टार्ट होंगे, फिर 7 फिर 8, यानी इसको मुकम्मल जो है वो एक वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपका जो ताल्लुक़ इन तीनों में से किसी क्लास से है तब भी आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद होगी ये वीडियोस। और अगर इसके बाद भी 9th 10th और ऑनवर्ड क्लासेस में जहाँ जहाँ अलजबरा यूज़ होता है या जो क्वेश्चंस आते हैं, आपको बेसिक समझने के लिए ये वीडियोस जो है वो बहुत काम आएंगी। तो अभी शुरू करते हैं सबसे पहले 6th क्लास के चैप्टर नंबर 8 से। सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट हमें समझाया गया है वो है ट्रू, फॉल्स एंड ओपन स्टेटमेंट्स का। ठीक है, ये चीज़ों का हमें पता होना चाहिए कि ट्रू स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स स्टेटमेंट क्या होती है और ओपन स्टेटमेंट क्या होती है। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट खुद क्या है। स्टेटमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, स्टेटमेंट की अगर हम डेफिनेशन देखें तो अ स्टेटमेंट इज अ सेंटेंस दैट मे बी ट्रू और फॉल्स, यानी ये एक ऐसा सेंटेंस होता है जो कि ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। यहाँ से फिर एक और बात यहाँ पे यूज़ हुई है कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस की डेफिनेशन आपने इंग्लिश में पढ़ी होगी, वही वाली डेफिनेशन यहाँ पे भी अप्लाई होगी कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस, यानी अल्फाज का ऐसा मजमूआ जिससे बात पूरी पूरी समझ में आ जाए, यानी एक सेंस बनती हो जिससे। ठीक है, और ओपन स्टेटमेंट क्या होती है? ये ओपन स्टेटमेंट ऐसी होती है जो ना सही हो ना गलत हो, यानी हमें नहीं पता हो ये कि ये सही है या गलत है ये। ठीक है, अब यानी इसको एक तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि ओपन स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती है कि जिसमें हमें मज़ीद इन्फॉर्मेशन के बगैर जो है हम फैसला ना कर सकें, ये बता ना सकें कि क्या ये सही है या गलत है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जैसे अगर हम बात करें ट्रू स्टेटमेंट की, तो एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पे अगर राइट करूँ कि 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, 5 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो ये क्या होगी स्टेटमेंट? ये ट्रू स्टेटमेंट होगी, क्योंकि 5 जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। तो इसमें से कोई भी लिख दे, जैसे 1 है 2 3 या अप टू सो ऑन, कोई भी डिजिट लिख के दे दिया जाता और पूछा जाता इज इट अ नेचुरल नंबर, तो हम आसानी से कह सकते थे कि यह नेचुरल नंबर है, यानी ये 5 जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये ठीक है ये स्टेटमेंट। ठीक है, या अगर इसको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है 5 बिलोंग्स टू n, n मीन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये दोनों की ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ये एक ही चीज़ है और इसको लिख के ऐसे पूछा जा सकता है, और ये इनको कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट्स। ठीक है, और अगर हम बात करें प्राइम नंबर्स की या किसी और एग्जांपल की, या अगर हम लिख दें कि 0 इज़ अ नेचुरल नंबर, 0 इज़ अ नेचुरल नंबर, तो 0 क्योंकि नेचुरल नंबर नहीं है तो इसलिए ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी ये। ठीक है ना, समझ आ रही बात की। और अगर कोई इस तरह की स्टेटमेंट हो कि जिसमें हो 8 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 4, तो ऐसी स्टेटमेंट को हम ओपन स्टेटमेंट कहते हैं। उसकी वजह यह है कि हमें नहीं पता कि बॉक्स में क्या है,
जब तक हमें इस बॉक्स में गिवन कोई भी डिजिट या कोई वैल्यू नहीं दी जाएगी हम ये नहीं बता सकते कि आइदर इट्स राइट और रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो ओपन स्टेटमेंट्स होती हैं। ठीक है, ये तीन चीज़ें इसमें मेनली बताई गई थी कि क्या ये स्टेटमेंट ओपन है, क्या ये स्टेटमेंट फॉल्स है, या क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो ये क्वेश्चन जो है वो एक हमारा इससे कवर हो जाता है। पहला कॉन्सेप्ट यानी पहला समझ लें कि हमने स्टेप जो है वो कवर कर लिया इसमें। स्टेप नंबर 2 की बात करते हैं जी। अब स्टेप नंबर 2 की अगर हम बात करें तो वो कहता है कि रिप्लेस अननोन बाय द नंबर्स टू मेक द स्टेटमेंट ट्रू। यानी अब हमें क्वेश्चंस दिए गए होंगे या कोई क्वेश्चन दिया जा सकता है जिसमें हमें एक अननोन वैल्यू दी गई हो या वेरिएबल दिया गया हो। ठीक है, वेरिएबल और कांस्टेंट का अगर आपको नहीं पता तो जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट और वेरिएबल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी अलजेब्रा में कांस्टेंट होता है जिसकी फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू हो, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे 0 1 2 अप टू सो ऑन कोई भी नंबर हो सकता है ये। ठीक है, कोई भी नंबर प्लस माइनस का कुछ भी हो सकता है, वो कांस्टेंट होता है ये। और वेरिएबल होता है जिसको हम कहते हैं कि जिसकी वैल्यू ही ना पता हो, हमें अननोन हो, जैसे एक्स वाई जी वगैरह, ये वेरिएबल होते हैं। और इसमें भी मैं आपको क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि बाज़ दफ़ा ए बी सी को भी एज अ कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, ये हो सकता है कि आप इससे नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ें या आप ही की क्लास में यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट दे दिया जाए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अभी से कि कांस्टेंट जो है वो नंबर्स के अलावा, डिजिट्स के अलावा ये अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो ए बी सी है ना, ये मोस्टली तीन जो अल्फ़ाबेट्स हैं ये एज अ कांस्टेंट इनको ट्रीट किया जाता है। और ये जो एक्स वाई जी ये 3 जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं इनको एज अ वेरिएबल जो है वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी, इसकी वैल्यू का पता नहीं होता। ठीक है, फिक्स नहीं होती। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होने वाली, तब्दील होने वाली, इसकी कभी कोई वैल्यू कभी कोई, हर एक क्वेश्चन के हिसाब से इसकी वैल्यू आती है। लेकिन जो कांस्टेंट होता है वो जहाँ पे भी होगा उसकी वही वैल्यू होगी। जैसे 7 है तो 7 का मतलब 7 ही है, 4 है तो 4 का मतलब 4 ही है। ठीक है, कहीं पे भी 7 आएगा तो उसकी 7 ही वैल्यू होगी। लेकिन x जो है ये एक क्वेश्चन में आएगा तो उसका आंसर और होगा, दूसरे में आएगा तो उसका आंसर और होगा, तीसरे में आएगा तो आंसर और होगा। तो ये चेंज होता रहता है, चेंज होने की वजह से इनको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक हो गया जी। अब किसी क्वेश्चन को अगर हम देखें कि अगर हमें किसी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो, जैसे x + 2 = 6 है, इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या होगा, इसका तरीकाकार ये है कि हम जो वेरिएबल के साथ वैल्यूज़ जितनी भी हैं उनको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे, इक्वल के दूसरी तरफ ले जाने का तरीका ये है कि अगर वो वैल्यू एक साइड पे ऐड हो रही है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दें, अगर सब्ट्रैक्ट हो रही है तो ऐड कर दें, यानी उसको रेसिप्रोकेट कर दें। रेसिप्रोकेट कर दें यानी उसको उसका उलट प्रोसेस कर दें। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, डिवाइडेड तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर दें। यहाँ पे क्योंकि प्लस हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यानी हम लिखेंगे इसको x + 2 - 2 = 6 - 2। तो यह आ जाएगा x = 6 - 2 4। ठीक है, 6 इसका मतलब ये है, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 4 का मतलब ये है कि अगर हम x की जगह पे 4 लिख दें तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। ठीक है, जैसे अगर हम देख लें यहाँ पे, इसको चेक भी कर लेते हैं कि x + 2 = 6। x की जगह पे जब हम 4 को रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, बाकी सारी वैल्यूज़ को वैसे लिखा रहने देते हैं। जब हम चेक करते हैं तो 4 + 2 6 होता है, तो 6 इक्वल आ गया 6 के। इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू 4 पुट करने से हमारी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू प्रूव हो जाएगी, और यही हमने फाइंड करना था। अच्छा, ये तो हो गया प्लस वाला क्वेश्चन एक। अभी माइनस वाला भी कर लेते हैं क्वेश्चन। जैसे p - 1 = 7 है ये। अब जब हमारे पास ये माइनस हो रहा है तो हम इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे। यानी ये इसको राइट करेंगे p - 1 + 1 = 7 + 1। दूसरी बात यहाँ से एक बात और भी कि ये नोट करने वाली बात है, यानी याद रखने वाली बात है कि मैथ में इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे एक ही नंबर को ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे एक ही नंबर को सब्ट्रैक्ट करने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, और इक्वालिटी की दोनों साइड्स पे डिवाइड करने से भी फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही नंबर से। ठीक हो गया।
प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़िंदगी में आपने अगर बैलेंस रखना है तो बैलेंस का मतलब इक्वालिटी होती है। ऐसे जैसे तराजू है तो तराजू के दो पलड़े होते हैं, उसको बराबर रखने का तरीका यही है कि दोनों तरफ एक जैसा वज़न होना चाहिए। तो ज़िंदगी में भी ऐसे ही मामलात को बैलेंस रखने का तरीका भी यही होता है कि आप पलड़े बराबर रखें, यानी डिसीजंस लेते वक्त ये ध्यान ज़रूर रखें कि किसी एक साइड का पलड़ा जो है वो झुक ना जाए और दूसरी तरफ आप उसको नेगलेक्ट ना कर दें। दोनों तरफ जो है वो बातों को गौर से सुन के समझ के फिर फैसला लें, फिर पलड़ा जो है वो बराबर रहेगा आपका हमेशा। अच्छा जी, बहरहाल ये तो मेरे अपने कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं साथ में ऐड कर देता हूँ। ये +1 और -1 0 हो जाएगा तो P इक्वल किसके आ जाएगा 8 के। इसका मतलब अगर हम P की जगह पे 8 पुट करें तो हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। जैसे 8 - 1 = 7, 8 में से 1 माइनस करें 7 = 7। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है जो उसको देख लेते हैं। 6x = 48। एक हमने प्लस वाला किया, एक माइनस वाला, डिवाइडर मल्टीप्लाई वाला भी कर लेते हैं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे हमारे पास 6x = 48। अब 6 जो है ये x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका उलट प्रोसेस करना है। यानी मल्टीप्लाई का डिवाइड होता है तो डिवाइड करेंगे हम दोनों साइड्स पे। तो इसको राइट करेंगे 6x अपॉन x = 48 अपॉन 6। 6 से कैंसिल हो जाएगा तो x इक्वल आ जाएगा 8 के। मीन्स अगर हम x की जगह पे 8 पुट करें तो हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो यह आ जाएगा 6 × 8 = 48। तो 6 8 = 48 = 48। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ये बिल्कुल ठीक हमने सॉल्व किया, इसका मतलब है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी, जो इसकी स्टेटमेंट को इस तरह से है कि 2/3m = 14/3। ठीक हो गया जी। अब देखें, सबसे पहले अगर हम 3 को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो ये डिवाइड हो रहा है। ठीक है, डिवाइड अगर कोई नंबर हो तो उसको ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते सबसे पहले हम। तो उसका तरीका यही है कि 3 × 2/3 क्या रहेगा m = 14/3 × 3। ये 3 इस 3 से कैंसिल, तो ये हो गया 2m = 3 से कैंसिल, यह रहेगा 14। अब देखें यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको ख़त्म करने के लिए डिवाइड करेंगे हम। 2m/2 = 14/2। तो m इक्वल आ जाएगा 7 के। ठीक है जी। अब इसको पुट करके चेक कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2/3m, m की जगह पे हमने 7 पुट करना है, = 14/3 आ जाएगा। ये 7 के ओवर में 1 है, जिस नंबर के ओवर में कुछ नहीं होता उसमें 1 राइट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो दो फ्रैक्शंस तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से होता है। यानी 7 2 = 14 आ जाएगा, अपॉन 3 1 = 3 = 14/3। तो ये इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है ये बिल्कुल ठीक है। यानी हमने वो नंबर फाइंड कर लिया है जिसको पुट करने से ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट जो है वो अभी हम स्टेप नंबर 3 की बात करेंगे। ठीक है जी, 2 स्टेप्स हमारे कवर हो गए हैं और अब आ जाता है स्टेप नंबर 3। इसमें जो है वो सबसे पहले हमें ये बताया गया है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को लिखा कैसे जाता है। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या हमें बताई गई है। फिर जो है वो उसके बाद हम इसको कवर करते हैं कि इसको हमने कैसे राइट करना है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दी गई है कि द एक्सप्रेशंस इन विच द नंबर्स और वेरिएबल्स और बोथ आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशनल साइंस, यानी प्लस माइनस डिवाइड वगैरह से, यानी इनको इनके साथ मिलाया गया हो, वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स को, या दोनों के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो अभी बहरहाल हम इसके चलते हैं जी नेक्स्ट। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसने कहा कि ये बना के दिखाएं कैसे राइट किया जाता है। इसको वर्डिंग में हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमने राइट करना है उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म में। जैसे सबसे पहले x + y उन्होंने लिखा हुआ है, x + और y लिखा है, तो हम इसको ऐसे राइट कर देंगे x + y। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म बन गई। और जैसे एक है a - b, तो हमने इसको साइंस में राइट कर देना है। द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y, प्रोडक्ट को हम ऐसे लिखते हैं x y। ठीक है, अलजबरा में
अगर टू जो वेरिएबल्स हैं या टू वैल्यूज़ हैं उनके दरमियान में कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है। जैसे 2x का मतलब ये है 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। इसी तरह कुछ भी और नंबर हम ले सकते हैं कि जैसे x y z ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसका मतलब ये है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है इनका। अब एक और देख लेते हैं, हाफ ऑफ l। हाफ ऑफ l का मतलब ये है कि l/2, ये हाफ ऑफ l है ये, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंस ऑफ n एंड m। n एंड m का डिफरेंस, जैसे n माइनस m लिख देंगे तो ये डिफरेंस आ गया। m इज़ लेस देन n ये लिखा हुआ है तो यहाँ पे हमने ऐसे राइट किया हुआ है, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी इस तरीके से ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को राइट करते हैं। इसके बाद जो है वो हमें ये बताया गया है कोफिशिएंट्स, बेस एंड एक्सपोनेंट के बारे में, ठीक है। इसको मैं प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ कि एक एग्जांपल के ज़रिए कोफिशिएंट्स क्या होता है, बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। जैसे अगर हमारे पास एक वैल्यू हो इस तरीके से राइट की 16p², ठीक है जी। अब एक हमारे पास यहाँ पे वो वैल्यू है जो किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेफ़्ट साइड पे लिखी हुई है, ठीक है जी। नंबर होता है वो कोई, इसको कहते हैं हम कोफिशिएंट, ठीक है जी। यानी इसको हम राइट करते हैं कोफिशिएंट, ठीक है जी। और जिसके साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा होता है उसको कहते हैं बेस, ठीक है जी। और जिसकी पावर होती है, यानी पावर जिसकी लिखी होती है ना, वो बेस होता है। और जो वेरिएबल के ऊपर लिखा होता है छोटा सा राइट कॉर्नर पे, राइट अपर कॉर्नर पे, उसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट भी बोल देते हैं उसको, ठीक है जी। कोफिशिएंट, बेस एंड एक्सपोनेंट, यानी ये एक्सपोनेंट है इसमें, ये बेस है और ये इसका कोफिशिएंट है। अब इनमें से कोई भी क्वेश्चन हमें दिया गया होगा तो हम आसानी से बता सकते हैं। जैसे अगर -6 और k⁵ दिया है या कुछ भी पावर होगी, हम तो जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए समझ रहे हैं ना, तो ये इसमें एक्सपोनेंट, ये बेस, यानी एक्सपोनेंट को सबसे पहले आप देख लें, जिसका एक्सपोनेंट है वो बेस है और बेस से जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो कोफिशिएंट है, ठीक हो गया जी। इसी तरह क्वेश्चन ले लेते हैं हम 2/3 q⁻⁻1। तो यहाँ पे ये हमारे पास एक्सपोनेंट आ गया -1, जिसका एक्सपोनेंट है वो बेस हो रहेगा और बेस से जो मल्टीप्लाई हो रहा है यानी बेस और पावर से, वो क्या है, वो हमारे पास कोफिशिएंट है। तो 2/3 कोफिशिएंट है, q बेस है और -1 इसका एक्सपोनेंट है। यही इसमें जो मेन बातें समझाने वाली थी, बताने वाली थी, वो इस टॉपिक में यही हैं। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे राइट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये है कि एक्सपोनेंट ही बनाना, लिखना है हमने। जैसे ये a मल्टीप्लाई बाय a होता है ये, ठीक है। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये रूल है ये, ठीक है, रिमेंबर, जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, उनके एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, ठीक है। और जिसका एक्सपोनेंट नहीं होता उसका एक्सपोनेंट भी 1 होता है, उसका कोफिशिएंट भी 1 होता है, उसका जो ओवर में डिनोमिनेटर भी 1 होता है, ठीक है। इसका ये 1, ये भी 1 और ये भी 1, क्योंकि लिखा नहीं हुआ तो ये इक्वल किसके आएगा, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। जब भी वेरिएबल्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, उनके बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाएंगी, जैसे 1 + 1 + 1। तो आंसर क्या रहेगा, a⁻3, या इसको a³ भी बोलते हैं। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, इसके बाद कोई और एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। जैसे एक दिया xy मल्टीप्लाई बाय xy, ये डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई ही है। यहाँ पे देखें x और x एक जैसे हैं, इसका मतलब इन दोनों की पावर्स ऐड होंगी। y और y एक जैसे हैं, इसका मतलब इन दोनों की पावर्स ऐड होंगी। जैसे x की पावर 1 + 1, y की पावर 1 + 1, तो आंसर क्या रहेगा, x2 y2, यानी x² y² आ जाएगा आंसर इसका। समझ आ रही बात इसकी। इसके बाद अगर हम देख लेते हैं जी, इसके बाद एक और एग्जाम्पल जिसको हम लिखेंगे PQ मल्टीप्लाई PQ मल्टीप्लाई PQ। अब हमारे पास P 1 2 3 टाइम्स P है और 3 टाइम्स ही Q है, ठीक है। तो इसको हम राइट करेंगे P⁻3 एंड Q⁻3, यानी P³ Q³, ठीक है। मज़ीद भी इसको अगर शॉर्ट लिखना हो तो PQ
क्यूब आ रहेगा ये, क्योंकि 3 टाइम्स ये जो पावर होती है, ये पावर किसी भी नंबर की पावर जो है ये भी हमें बताती है यहाँ से कि हाउ मैनी टाइम्स अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ, यानी एक नंबर जो है वो अपने आप से कितनी दफ़ा ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। ये पावर्स हमें बताती है, ये पावर बताती है। ये 3 पावर इट मीन्स P 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, Q 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ PQ होल क्यूब लिखा है, इट मीन्स कि ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ये आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, 1 2 3 टाइम्स। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये जो समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है वो ये है कि इसमें टर्म्स कितनी हैं। टर्म्स का बहुत ही आसान मैं आपको सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में ये बात क्लियर करूँगा। 2a + 3b साइंस जो होते हैं उनके अलावा जो भी वैल्यू बन रही है वो टर्म होती है। जैसे ये साइन है, इसके अलावा ये 1 और ये 2, ये 2 टर्म्स हैं इसमें, ठीक है। इसी तरह 2lm और -3mn -4nl, यहाँ पे 1 2 3 टर्म्स हैं, ये समझ आ रही, क्योंकि इसमें साइन के अलावा जो भी वैल्यूज़ होंगी वो टर्म कहलाएगी, ठीक है, एक टर्म होगी। तो ये टर्म्स के साथ मिलके ये एक्सप्रेशन बन जाता है। ये राइट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बाय एडिंग द फॉलोइंग टर्म्स, इन टर्म्स को ऐड करके अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बना देने। बहुत ही आसान है ये भी। नेक्स्ट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, टर्म्स अगर दी गई होंगी तो, ठीक है। टर्म्स को लिखते वक्त ध्यान रखना है, ये भी एक बात और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ ये क्वेश्चन समझाते हुए। जैसे अगर हमने a, b इसको हमने एक्सप्रेशन में लिखना है तो ये टर्म्स में लिखा है, उसकी निशानी ये है कि कॉमा लिखा हुआ है। जब कॉमा लिखा होगा तो ये टर्म में है, टर्म्स को लहदा करके लिखा हुआ है। और जब कोई साइन लिखा होगा जैसे प्लस माइनस वगैरह, तो फिर क्या होगा, वो एक्सप्रेशन में लिखा गया होगा। जैसे इसको अगर हम लिखें तो ये आ जाएगा a + b, कॉमा का मतलब प्लस है, सिंपली ये याद रख लें इसमें भी, ठीक है। और अगर इस तरह हो माइनस हो तो फिर क्या होगा, x, -y, तो इसको रखेंगे हम x, अगर प्लस आएगा प्लस माइनस तो सिंपली x - y लिख देंगे, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जैसे अगर ऐसे लिखा गया हो कोई क्वेश्चन या कोई स्टेटमेंट ऐसे दी गई हो L/m, M/n और N/l, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉमा को हटा के वहाँ प्लस लिख देंगे हम, M/n, कॉमा की जगह प्लस N/l आ जाएगा ये। तो ये इस तरीके से मेरा बेटा इनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में राइट करते हैं, या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम टर्म्स में राइट करते हैं। ये सारी की सारी टर्म्स हैं, ये वाली साइड, ठीक है, और ये एक्सप्रेशंस हैं, ये जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो इस तरीके से हमारा स्टेप नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारे पास, उसमें क्या है, उसमें हमें ये बताया गया है कि हमने वेरिएबल्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है। ये 3 चीज़ें हमें बताई गई हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। डिवीजन भी बताएंगे आगे, ठीक है। पहले हम सिर्फ ये जानेंगे कि ऐड कैसे किया जाता है और सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले देखें कि अगर हमने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो फिर क्या होगा, ठीक है। पहले एडिशन को देखते हैं कि अगर हमारे पास x + x + x + x ऐड करना है, अगर दो बातें मैं पैरेलल आपको भी समझाता हूँ मेरा बेटा, x × x × x × x, ये दोनों चीज़ें डिफरेंट हैं ये, ठीक है। ये लाइन में नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये टेढ़ी लगेगी, मैं टेढ़ा बैठा हूँ यहाँ पे। अच्छा जी, यहाँ पे देखें मेरा बेटा, एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही वैल्यूज़ और एक तरफ ऐड हो रही हैं, दोनों में क्या फ़र्क आएगा सॉल्यूशन में। बहुत ही आसान है ये कि जब भी हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं, नोट करना है ये मेरा बेटा, जब भी वेरिएबल्स को ऐड करना है उनके कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। क्या होंगे, ऐड कोफिशिएंट्स, ठीक है जी। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो वेरिएबल की लेफ्ट साइड पे होता है, मल्टीप्लाई हो रहा होता है वेरिएबल से, ठीक है। और अगर लेफ्ट साइड पे कोई नंबर ना हो तो वो 1 होता है, ठीक है। और जब हम वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर पावर्स ऐड होती हैं, एक्सपोनेंट्स, क्या होता है, एक्सपोनेंट्स ऐड होते हैं, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाती है उसकी, ठीक है।
अच्छा, अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो इसमें यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो जब हम इसके कोफिशिएंट्स को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 4x। ठीक है जी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वेरिएबल्स को, इन्हीं वेरिएबल्स को, तो आंसर आ जाएगा x पावर 4। ये पावर ये बताती है, ये मैं पहले भी प्रीवियस स्टेप में आपको बता चुका हूं कि जो एक्सपोनेंट है, दिस एक्सपोनेंट शोज दैट हाउ मेनी टाइम्स अ वेरिएबल इज मल्टीप्लाइंग इटसेल्फ। व्हेन वी से 6 to the power 3, it means we are trying to say 6 is multiplying itself 3 times. 6 multiplied by 6 multiplied by 6. And when we say 4x, it means x is adding in x 4 times. x जो है वो x में 4 times ऐड हो रहा है, यही फ़र्क है थोड़ा सा। ठीक है, ये ऐड हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। समझ आ गई? मल्टीप्लाई में एक्सपोनेंट्स ऐड होंगे और एडिशन में कोफिशिएंट्स ऐड होंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला भी साथ में लिखा रहने देते हैं ताकि आपको और आसानी हो रही है समझने में। अच्छा जी, अब देखें 6m प्लस 3m प्लस m। एक बात और मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम वेरिएबल्स की पावर्स ऐड होती हैं। जब हम ऐड करते हैं तो सेम वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। इसको अगर आप वीडियो देखेंगे जिसमें मैंने डिटेल में ये एक्सरसाइज समझाई है, तो उसमें मैंने बताया भी होगा कि ये बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें कोई कह दे कि आपके पास फ्रूट्स की टोकरी है तो इनको ऐड करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो रूल यही होगा कि हमने हर एक जो फ्रूट है उसको अलग कर लेना है। एप्पल, ठीक है, इनको ऐड नहीं कर सकते हम ग्रेप्स में। ठीक है, एप्पल्स को अलग रखेंगे, ग्रेप्स को अलग रखेंगे। ठीक है, और इसी तरह एक और ले लेते हैं जी, फिग ले लेते हैं यहाँ, चलें। ठीक है, तो ये जो इनकी एक टाइप होगी, एक किस्म होगी, उनको ही हम ऐड कर सकते हैं आपस में, उनको ही आपस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो उनसे अलग होगा उसको हम अलग रख देंगे। ठीक है, जैसे एप्पल्स की टोकरियों में अगर एक हमारे पास ग्रेप आ गया, एक पीस, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे 5 एप्पल प्लस 1 ग्रेप। हम राइट क्या करेंगे आंसर, 5 एप्पल्स प्लस 1 ग्रेप। 1 ना भी लिखें तो फिर भी ठीक है। ठीक हो गया जी। ये असल में बात हमें समझाने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे देखें, अब m और m सेम हमारे पास चीज़ें। m को अगर हम कंसिडर कर लें मेरा बेटा थोड़ी देर के लिए कि m इज इक्वल टू एप्पल्स, इसको ऐसे कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। इट मीन्स 6 एप्पल्स प्लस 3 एप्पल्स प्लस 1 एप्पल। जब एक किसी के साथ कोई भी कोफिशिएंट ना हो तो 1 होता है। इनको ऐड करें, 6 एप्पल्स 3 एप्पल्स और 1 एप्पल। ये आप किसी 1 क्लास के बच्चे को भी एक टोकरी में रख के दे देंगे ना, 6 एप्पल 3 एप्पल और 1 एप्पल, तो उसको कि ऐड करें, वो बता देगा कि 6 3 9 प्लस 1 10 एप्पल्स इसका आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, एप्पल्स को हटा के m लिख देंगे, वही इसका आंसर है। ये अलजेब्रा में भी यही बात हो रही होती है, इसी तरीके से। समझ आ रही बात की? चलें और डिस्कस कर लेते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद, ताकि आपको और भी ज़रा थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। अब चलते हैं जी, हम इसमें थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि जिसमें डिफरेंट हो मामला। अगर हम ले लेते हैं जी a प्लस 9a, a प्लस 9a प्लस 3b। थोड़ी देर के लिए यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि इस a को हटा के मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कि जी a इज़ इक्वल टू एप्पल। कुछ भी ले सकते हैं आप, अपने पसंद की चीज़ें, अपने पसंद के नाम लिख सकते हैं, ये कुछ भी लिख सकते हैं मेरा बेटा। ठीक है, 9 एप्पल्स हैं, सॉरी a इक्वल है एप्पल के और b जो है ये इक्वल है मैंगो के लिख लेते चलें जी। ठीक है जी, जो भी इस वक्त मेरे दिमाग में आ रहे हैं फ्रूट्स उसको मैं राइट कर रहा हूँ यहाँ पे। इसका मतलब क्वेश्चन हमारे पास ये बनेगा 1 एप्पल प्लस 9 एप्पल, तो कितने हो जाएंगे 10 एप्पल। इट मीन्स इन दोनों को ज्वाइन करके हम लिखेंगे 10 एप्पल्स, एप्पल्स a के इक्वल तो 10 a आ जाएगा, प्लस ये 3b है यानी 3 मैंगोज है तो 3 रहेंगे, वो इनमें ऐड ही नहीं हो सकते। मैंगोज जो हैं वो एप्पल्स में ऐड नहीं हो सकते, इसलिए उनको वैसे ही लिखा रहने देंगे कि हुजूर आप ऐसे ही रहे यहाँ पे। तो 10a प्लस 3b इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ आ रही है? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। मज़ीद इसको डिस्कस करते हैं थोड़ा सा और। अभी देखें हमारे पास
अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दिया गया हो जैसे x प्लस वाई प्लस z प्लस 2x प्लस z, ठीक है जी। अब मेरा बेटा यहाँ से एक ना बहुत इंपॉर्टेंट लेसन भी मैं आपको देना चाहूँगा कि मैथ हमें क्या अमली ज़िंदगी में सिखा रहा होता है। देखें ये बहुत छोटी छोटी बातें ज़िंदगी के बहुत बड़े सबक दे रही होती हैं कि जैसे यहाँ पे हमें ये बात सीखने को मिल रही है कि लिख तो वो ऐसे भी सकते थे कि 3 एप्पल और 2 मैंगोज और फलाने ये सारी चीज़ें जो नर्सरी क्लास का 1 क्लास का बच्चा भी पढ़ सकता है और वो बता सकता है। फिर डिफरेंट तरीके से वही वाला सवाल क्यों पूछा आपसे। हमारी अमली ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि हमारे सामने बहुत सारे मसाइल ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जो बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे हम पहले सॉल्व कर चुके होते हैं, सिर्फ उनकी शक्ल और होती है। वो हमें दिखने में मुख्तलिफ लग रहे होते हैं लेकिन वो पहले जैसे मसाइल के जैसे ही होते हैं और कुछ उनसे भी आसान होते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा समझ के ज़िंदगी में चलें तो हम उनको बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। ये यहाँ से बहुत बड़ा लेसन आपको सिखाया जा रहा है ये, अगर हम सीखने की कोशिश करें तो देखें मेरा बेटा, यहाँ पे वेरिएबल्स कितने यूज़ हो रहे हैं, x, y एंड z। 3 वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, तो तीनों को अलग अलग नाम लिख लें आप कि एक को एप्पल लिख लें, एक को मैंगो लिख लें और तीसरे को कुछ और जो है वो वाटरमेलन लिख लें या मेलन लिख लें, या जो भी आपको पसंद फ्रूट होगा या कुछ भी आपको पसंद है वो उसका नाम लिख लें यहाँ पे। अब ये एक यहाँ पे पड़ा है और 2 यहाँ पे पड़े हैं, यानी एप्पल की ही कि अगर हम बात करें तो एक एप्पल यहाँ पे टोकरी में और एक इधर पड़ा हुआ है। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 + 1 3 क्या हो जाएंगे एप्पल्स, प्लस y इधर है एक और दूसरा कोई भी नहीं है यहाँ पे y, यानी मैंगो की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक इकलौता मैंगो है, तो वो वैसे ही राइट कर देंगे कि इसमें एक ही है। थर्ड नंबर पे अगर z की बात करें यहाँ पे हम, तो z कितने हैं यहाँ पे, ये 1 और ये भी 1 है ये, ठीक है। z को अगर हम वाटरमेलन कह लें तो 1 वाटरमेलन और 1 वाटरमेलन टोटल हो जाएंगे 2 वाटरमेलन्स। तो यही आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। बहुत ही आसान है ये सॉल्व करना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो हमें समझाने की जो कोशिश की जा रही है वो ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये आंसर देते हैं जी। इरफा हैड 2 पी चॉकलेट्स, शी बॉट क्यू मोर चॉकलेट्स, हाउ मैनी चॉकलेट्स शी हैज़ नाउ। जस्ट इसमें वर्डिंग का आपको बताया गया है कि इरफा हैड 2 पी चॉकलेट्स, ठीक है, और उसने शी बॉट क्यू मोर, मोर का मतलब होता है और ज़्यादा, उसने और ख़रीदी क्यू, ठीक है। तो उसके पास कितनी चॉकलेट्स हो गई अब, तो 2p + q आंसर आ जाएगा इसका। सिंपली ये आंसर है इस क्वेश्चन का। जस्ट वर्डिंग समझने की कोशिश करनी है आपने। महक, नाज एंड किंजा हैव m 2n एंड 3l बुक्स। ये बेटियां हैं, उनके पास इतनी बुक्स हैं और रिस्पेक्टिवली हाउ मैनी बुक्स हैव दे ऑल टुगेदर उनके पास इकट्ठी कितनी जो है वो बुक्स हो जाएंगी। तो एक बेटी के पास m बुक्स हैं, दूसरी बेटी के पास कितनी है जी 2n है, और तीसरी बेटी के पास कितनी बुक्स हैं 3l। तो ये टोटल हो जाएंगी। तो यही आंसर है इस क्वेश्चन का। मतलब जस्ट उन्होंने वर्डिंग में दिए हुए हैं ये क्वेश्चन, तो आपने उसको एक्सप्रेशन में राइट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट ऐड द फॉलोइंग, ऐड करना है। जब इनको कर लेते जी ऐड करना कौन सा कोई मसला है, अभी तो हमने सीखा है थोड़ी देर पहले कि ऐड कैसे किया जाता है एक्सप्रेशंस को। जैसे AB, BC, और फिर यहाँ पे BC है, फिर कॉमा, फिर BC है। अब ज़रा गौर करें, इसमें AB एक टर्म है, BC एक टर्म है, ये भी एक टर्म और ये भी एक, टोटल इसमें 4 टर्म्स हैं, ठीक है जी। पहली बात तो ये। दूसरी ये है कि ये सेम टर्म AB एक टर्म है, इसमें जो BC है ये एक टर्म है। हमने हर टर्म में जो है इसको अलग-अलग करके देखना है कि हमने इसको क्या सपोज करना है। जैसे मैं आपको प्रीवियसली बता चुका हूँ कि अगर हमारे पास A है तो उसको एप्पल कह लें, B है तो उसको कुछ और कह लें। तो यहाँ AB जो है इसको हम एप्पल कह लेंगे, ठीक है। जो BC है, क्योंकि ये एक टर्म है, पूरी की पूरी टर्म को हम सपोज करेंगे, तो इसको हम लिख लेते हैं कि ये मैंगो है, ठीक है जी। अब AB कितने हैं हमारे पास, सिर्फ 1, तो आंसर क्या आ जाएगा AB, ठीक है। और प्लस क्योंकि हमने ऐड करना है इनको, ये BC, ये भी BC, ये भी BC, ये मैंगो, 1 मैंगो, 2 मैंगो और 3 मैंगो। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 क्या है BC, यानी 3 मैंगोज़ हैं। ये शो करेंगे यहाँ पे हमारे पास ओनली 1 एप्पल है और 3 मैंगोज़ हैं। यही आंसर है इस क्वेश्चन का। समझने के लिए आप ये इसको
स्टार्ट में ये चीज़ें ऐसे लिख लें आप कि AB एप्पल है और BC मैंगो है, या जो भी आपका पसंदीदा कलर हो या फेवरेट कुछ भी हो तो वहाँ पे लिख लें आप मेरा बेटा। कोई और क्वेश्चन को देखते हैं अभी हम। जैसे वो हमें कह रहे हैं कि जी B², कलर चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा फ़र्क रहे। ये मैं लिखने लगा था अभी B², 3AB, 4AB, और 2A²। अब ज़रा यहाँ पे गौर करें और हमने जस्ट वेरिएबल्स को देखना है। ये A² है हमारे पास, ये वाला, ठीक है जी। ये भी AB और ये भी AB, यानी ये दोनों एक चीज़ें हैं, एक जैसे हैं, और ये भी डिफरेंट हैं। अल्फ़ाबेटिकली लेके चलें इनको तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। A वाली वैल्यू पहले, B वाली बाद में और C वाली बाद में, यानी इस तरीके से। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं आंसर में, 2A² प्लस, अब AB वाली वैल्यू लिखें क्योंकि A इसमें है तो A वाली वैल्यू ही आएगी। AB और AB, 4 + 3 7, 7AB, यानी अगर हम कहें कि 3 एप्पल और 4 एप्पल 7 एप्पल हो जाएंगे, प्लस B²। इस तरीके से आंसर आ जाएगा इसका। बात समझ आ गई, क्लियर हो गई। नेक्स्ट चलते हैं जी आगे। अच्छा जी, अब जो है वो ये तो मैंने बताया कि आपको एक टर्म दे दी गई हो। अगर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो फिर क्या होगा। ये भी तो हो सकता है ना कि हमें टर्म्स की बजाय एक्सप्रेशंस दे दिए जाएँ। उनको मैं बताता हूँ अभी क्या करना है आपने। अच्छा, अगर एक्सप्रेशंस दे दिए जाएँ तो उनके साथ हमने ये सलूक करना है कि फ़र्ज़ करें हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे दिया गया उन्होंने, A² प्लस 2AB प्लस B²। दूसरा एक्सप्रेशन वो दे रहा है A² माइनस 2AB प्लस B²। तो इसका तरीका ये है कि अगर A² हमारे पास एप्पल है, 2AB हमारे पास मैंगो है, यानी AB जो है उसको हम मैंगो कह रहे हैं, और तीसरा जो है इसको हम ग्रेप कह लेते चलें, ठीक है जी। तो जो एप्पल्स हैं वो एप्पल्स के नीचे आएंगे, मैंगोज़ के नीचे आएंगे, ग्रेप्स के नीचे आएंगे, ठीक है। फिर उनको इकट्ठा करेंगे, सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने लिखा है A² माइनस 2AB और साथ में उन्होंने दिया है प्लस B², ठीक है जी। और थर्ड वाले एक्सप्रेशन में दिया उन्होंने A² माइनस AB माइनस B²। ये वाला एक क्वेश्चन उन्होंने बना के दे दिया। अब ज़रा गौर करें कि A² वाली सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के नीचे आ रही हैं, AB वाली सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के नीचे आ रही हैं, और B² वाली सारी वैल्यूज़ एक दूसरे के नीचे आ रही हैं। ये ज़रूरी है क्योंकि एप्पल्स को ऐड करने के लिए सारे एप्पल्स इकट्ठे करेंगे, मैंगोज़ को ऐड करने के लिए सारे मैंगोज़ इकट्ठे करेंगे, और ग्रेप्स को ऐड करने के लिए सारे ग्रेप्स को इकट्ठा करेंगे हम एक जगह पे। तो ये ऊपर नीचे लिख के, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए इसी तरीके से ये लिखा जाएगा कि जो सेम वेरिएबल्स हैं वो ऊपर नीचे आएंगे। अब देख लें कि ये B², ये भी B², ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हुआ, ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल हुआ सेम वैल्यूज़ के साथ। A² और A², ये 3 टाइम्स A² हो जाएगा, ये माइनस AB हो जाएगा, ये वैसे ही आ जाएगा, और इसमें से क्या बचेगा प्लस B²। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा ये, यानी हमने एक्सप्रेशंस को ऐड किया अब, ठीक है। मज़ीद जो है वो अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि ये बात और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ सके। अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जी हम। 3mn प्लस 2lm प्लस nl। अब है 3nl, सबसे पहले नंबर पे ये वैल्यू दे दी उन्होंने, ठीक है जी। इसमें 3nl है। अब nl हमारे पास तो सबसे एंड में है, तो इसको इसके नीचे लिखेंगे, जहाँ मर्जी उसने वैल्यू लिखी हो तो यहाँ राइट करेंगे प्लस 3nl। हालांकि सेकंड एक्सप्रेशन में सबसे पहले लिखी है, लेकिन मैं इसको सबसे एंड में लिख रहा हूँ क्योंकि nl के नीचे nl आएगा। जैसे हम कहें कि अगर ये एक फ्रूट एक जैसा है तो उसको उसी के नीचे लिखेंगे हम, दाएँ बाएँ नहीं लिख सकते हम, ऐड ही नहीं होगा वो किसी में। फिर 2mn है, mn इधर है, अब प्लस 2mn, प्लस का साइन यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि ना भी लिखें तो प्लस ही होगा वो। फिर प्लस lm, यहाँ पे आ जाएगा प्लस lm। इस तरीके से ये बन जाएगी वैल्यू। नेक्स्ट 3lm, अब lm है तो lm इधर है, प्लस 3lm। फिर 2nl प्लस 2nl आ जाएगा इधर, प्लस mn, तो यहाँ पे प्लस mn आ जाएगा। ठीक हो गया जी। मतलब हमने सबसे पहले इकट्ठा किया है
सेम वेरिएबल्स वाली वैल्यूज़ को फिर हमने ऐड कर देना या उसको सॉल्व कर देना। यह रहेगा 3 2 5 और 1 6NL। यह रहेगा 3 + 1 4 2 6 प्लस 6LM। और यह रहेगा 3 2 5 + 1 6MN। ठीक है जी। साइन आपने देख लें क्योंकि ये सारे प्लस हैं इसलिए सारे ऐड होंगे। ठीक है जी। और एक लास्ट पे एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसका। अच्छा जी, एक और लास्ट पे जो क्वेश्चन दिया है जी वो ये है कि b + 1 सेकंड पे दिया a + b + 2। अब देखें a तो है ही नहीं ऊपर, तो इसलिए इसको हम अलग लिख देंगे ऐसे a + b + 2। देखें कांस्टेंट वाले को मैंने कांस्टेंट के नीचे लिख दिया, b वाले को b वाले के साथ, a था नहीं इसलिए उसको मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दिया। ठीक है जी। और जो उसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन है वो है 3, ये शायद प्लस है या माइनस, क्योंकि साइन नहीं यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कॉमा लिखा है तो कॉमा को भी हम प्लस से कंसिडर करेंगे। 3 + a + 1 ये कैसे हो गया? बहरहाल ये मेरा ख्याल है कि a + 1 है ये, तो इसको a + 1 ही कंसिडर कर लेते हैं। तो a वाले को a के नीचे, +1 को इधर लिख देते हैं। ठीक है जी। अब इसको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर क्या रहेगा? 2 + 1 3 + 1 4, तो ये +4 आ जाएगा, ये +2b आ जाएगा और ये +2a। यहाँ पे प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्लस ही होगा। ठीक हो गया जी। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऐसे ही है कि उसमें ऐड करना यानी प्लस ही करना है, प्लस के बारे में ही बताया गया है। तो ये हमारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है।